नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश को हर डर से आजाद करें, आओ मतदान करें। आज विधानसभा चुनाव का फेज 1 का चुनाव शुरू हो चुका है और लोग लंबी लंबी कतारों के साथ सत्ता को बदलना चाहते हैं। लोग अपने वोट डालकर सत्ता को पिछले 5 सालों में जो उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हमारे सामने आई उसको अब चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, बेरोजगारी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है और इन सब चीजों को खत्म करना चाहते हैं। और आज फेज 1 का चुनाव शुरू हो चुका है। लोग अपने अधिकारों के साथ, अपने फंडामेंटल राइट्स के साथ सरकार को, सत्ता को बदलने के लिए आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है वो खबर ये है कि जिस बात का डर था आखिर वो हो ही गया। ये कह सकते हैं प्रशासन की लापरवाही, सरकार की लापरवाही या इलेक्शन कमीशन की लापरवाही। आखिर कौन जिम्मेदार है इन सब लापरवाही का? अचानक से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? आज फेज 1 का चुनाव शुरू हो चुका है। लोग सुबह से अपने वोट डालने के लिए एक्साइटमेंट है और लोगों में जिस तरीके से एक्साइटमेंट है सरकार को बदलने का, तो ऐसा लगता है कि हवा का रुख जो है वो बदलाव चाहता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब कुछ नया होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर वो ये कि मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा में ईवीएम खराब हो गया है और लोगों को वोट डालने के लिए 2 घंटे तक वेट करना पड़ा। बात सिर्फ यही नहीं रुकती है, इसके साथ आगरा में भी और मेरठ में भी ईवीएम खराब होने की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। ये वही बात है जिसका डर था और जहां पर वोट शांतिपूर्ण तरीके से पड़ रहे हैं वहां पे लोगों के मन में डर बिठाकर वोट डलवाया जा रहा है। सोचिए, तानाशाह सरकार फिर से उसी सत्ता में आने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। और वही शुरुआत हो चुकी है कर्नाटका से। कर्नाटका में जिस तरीके से हिजाब कंट्रोवर्सी का मुद्दा हमारे सामने आ रहा है, उत्तर प्रदेश चुनाव में ऐसा लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खोजा जा रहा है। लेकिन इस पे आखिर बात कौन करेगा? प्रशासन खामोश, सरकार खामोश और वहां का कॉलेज प्रशासन की बात करें तो वो तो हाथ पे हाथ रखकर बैठा है। जिस तरीके से हिजाब को लेकर एक समुदाय की महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, या एक समुदाय के लोगों को टारगेट करने का जो मौका सरकार ढूंढ रही है वो उनका होते बनता नजर नहीं आ रहा है। आरफा खान शेरवानी लिखती हैं कि उन्होंने सैकड़ों साल दलितों को गुरुकुल में घुसने नहीं दिया। आज वो हिजाब के नाम पर मुसलमानों को स्कूल से बाहर रखना चाहते हैं। यही हिंसक तरीके से हमेशा उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की, हिजाब के साथ या बगैर। पढ़ना हमारा संवैधानिक अधिकार है। मुस्लिम लड़कियां ना डरी हैं और ना डरेंगी। किस तरीके से महिलाओं के मन में डर बिठाया जा रहा है कि दलित महिलाएं जाति के आधार पे आगे नहीं बढ़ सकती, मुस्लिम महिलाएं अपने पहनावे की वजह से आगे नहीं बढ़ सकती। ये अचानक से हिजाब को लेकर भक्तों में इतनी तकलीफें क्यों हो गई? सवाल तो खड़ा होता है। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकती है। सरकार जो है हिंदू मुस्लिम लगातार करने पे लगी है। जिस तरीके से पिछले 6 सालों में दिल्ली दंगे की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, वो तमाम हिंदू मुस्लिम का एंगल कहीं ना कहीं से निकाल ही लेती है चुनाव जैसे ही नजदीक आता है। लेकिन अब तो हद ही हो गई। किस तरीके से हिजाब को लेकर स्कूलों पे ताला लगाया जा रहा है। यहाँ शॉपिंग मॉल्स खुल सकते हैं, यहाँ मार्केट खुल सकती है, यहाँ दारू के ठेके खुल सकते हैं, लेकिन जहां आपका बच्चा शिक्षित होगा, जहां आपका बच्चा सीखेगा सरकार से सवाल करना, वहां पर ताले लगाए जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लोगों को एंगल चाहिए हिंदू मुस्लिम करने का और वो सरकार मुद्दा खोज लाई है। कर्नाटका में पिछले दिनों का जो कंट्रोवर्सी मुद्दा रहा वो हिजाब वर्सेस भगवा रहा और भगवा का गुंडागर्दी आप खुद ही देख सकते हैं। किस तरीके से स्कूल कॉलेजेस में घुसकर भगवा लहराया जा रहा है, किस तरीके से डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, किस तरीके से व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जा रहा है। और आखिर इतनी तकलीफें भक्तों को अचानक से क्यों होती हैं? वो पूरे कपड़े पहने तो दिक्कत, वो हिजाब पहने तो दिक्कत। तो ये चीज सारे धर्म के लोगों पे अप्लाई होना चाहिए कि जो बरसों से महिलाओं को घूंघट में रखे हैं, जो बरसों से महिलाओं पे दबाव बनाए हैं, जो तमाम तरीके से महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, जो तमाम तरीके से महिलाओं को धर्म के नाम पर, आडंबरों पर, पाखंड के नाम पर बलि दे देते हैं बच्चों की और बच्चियों की। इस पे सवाल कौन करेगा? इस पे डॉक्टर जितेंद्र मीना लिखते हैं कि हिजाब पर बैन समस्या समाधान नहीं।
फिर आपको जनेऊ पहनने, पगड़ी पहनने, चोटी रखने, सरस्वती वंदना, किसी भी तरीके की प्रार्थना सभा, सरस्वती पूजा को भी रोकना होगा कि स्कूल में आखिर हिंदू मजहब की प्रार्थना ही क्यों हो। जब आप डाइवर्सिटी की बात करते हैं, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जब आप राइट्स की बात करते हैं, तो वहां पर मुस्लिम बच्चे जब हिंदू प्रार्थना करते हैं तो इस पे सवाल क्यों नहीं खड़ा होता। और बात सिर्फ यही नहीं रुकती है, इसके साथ ही दिलीप मंडल लिखते हैं, ये फोटो देखिए, ये फोटो गणतंत्र दिवस पे झांकी में दिखाया गया ये नजारा, इसमें शायद कुछ लोगों को लोकतंत्र की तस्वीरें आए, लेकिन लोकतंत्र की तस्वीर के पीछे जो धर्म की जो बदबू दिखाई दे रही है वो बेहद ज्यादा शर्मनाक है। हिजाब या घूंघट का समर्थन नहीं मैं, लेकिन एक विवाद पर मैं बोलूंगा जरूर, जिसपे मैं लिखूंगा भी, लेकिन ये शिक्षा मंत्रालय जब शिक्षा नीति पे गणतंत्र दिवस की झांकी दिखाता है तो इस झांकी में भगवा चुटियाधारी को स्टूडेंट बनाकर नचाया जाता है और हिजाब रोकने पर भगवाधारी और हमारी सरकार में बैठे एक जाति के लोग हिजाब पर जब सवाल करते हैं तो शर्म आती है कि आप झांकियां दिखाओगे किसी ब्राह्मण की, आप प्रमोट करोगे जॉब्स में, ब्यूरोक्रेसी जॉब्स में सिर्फ एकमात्र जाति के लोगों को, और आप बात करोगे हिजाब पर। इस पे आप इंटरव्यू देखेंगे जब अंजना ओम कश्यप ओबीसी का, तो उसमें उनकी जो जाति का अहंकार है वो झलकता हुआ सामने नजर आएगा। वो उनसे सवाल करती है कि आप परमानेंट मास्क लगा के रहेंगे तो आपका दम नहीं घुटेगा, आप किस तरीके से महिलाओं को बुरखे के अंदर रख सकते हैं, किस तरीके से महिलाओं को आप 24 घंटे हिजाब में रख सकते हैं। जब महिलाओं को इस चीज से तकलीफ नहीं है तो हमारी गोदी मीडिया अंजना ओम कश्यप, जिनको अखिलेश यादव ने ईमानदार का टैग जो दिया है, ईमानदार जो पत्रकार है अंजना ओम कश्यप, उनको इतनी तकलीफें क्यों हो जाती हैं। वो अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए चिंतित रहती हैं, वो मुस्लिम महिलाओं के हिजाब को लेकर चिंतित होती हैं, लेकिन जो जिस तरीके से हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ होता है, रातों रात उसकी बॉडी को जला दिया जाता है और उसके बाद कानपुर में 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया जाता है, उसकी आंखों में कील घुसाया जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट में जब रॉड घुसाई जाती है, तो इनका महिला जो प्रेम है, जो फेमिनिस्ट कार्ड जो खेलती हैं, वो कहाँ चला जाता है। तब इनका वुमेन राइट्स एकदम खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही मुस्लिम हिंदू का एंगल आता है, ये चढ़ जाती है उन मुस्लिम लोगों पे जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उनके अधिकारों पे बात करते हैं, जो उनके राइट्स पे बात करते हैं, और वो उनसे सवाल करती हैं कि हिजाब आखिर महिलाएं क्यों पहने। आप अपने धर्म से शुरुआत कीजिए, आप हिंदू महिलाओं से पूछिए कि किस तरीके से उनको प्रताड़ित कर कर घर के अंदर रखा जाता है, किस तरीके से शिक्षा से दूर रखा जाता है, उनको धर्म के कर्मकांड के जाल में फंसा कर। लेकिन इस पे बात नहीं करेगा। इस पे अगर कोई बात करेगा तो उस पे सरकार को तकलीफ, प्रशासन व्यवस्था को तकलीफ और मीडिया को तकलीफ। ये बेहद ज्यादा शर्मनाक है उस डेमोक्रेसी देश में जिसमें बड़े बड़े वादे तो होते हैं, लेकिन वादों के अलावा यहाँ पर वादे पूरे करने के अलावा यहाँ पर सब कुछ होता है। धर्म की राजनीति, जातीय राजनीति, और अब तो हद ही हो गई है। सरकार ने पिछले 6 सालों में जो वादे किए जनता से, उसका हाल देख लीजिए। किस तरीके से बागपत के राजीव तोमर की पत्नी और राजीव तोमर ने लाइव आकर सुसाइड करने की कोशिश की, और इस सुसाइड का जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी और उसके झूठे वादे। किस तरीके से उन्होंने बताया चुनाव से पहले कि हम आम आदमी के लिए ये करेंगे और वो करेंगे, खाली पुलाव तो पकाए, लेकिन जनता के हाथ में क्या आया? सिर्फ बेबसी, लाचारी और एक दर्दनाक मौत। तमाम लोग ऐसा दम तोड़ रहे हैं आर्थिक स्थिति से जूझकर, वो आर्थिक तंगी से आकर, कि लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं खुलकर पिछले 6 सालों में। किस तरीके से राजीव तोमर ने जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन ये बेहद ज्यादा दुखद की बात है कि उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है और उनकी हालत गंभीर है और वो अस्पताल में भर्ती है। आर्थिक तंगी से आकर इस कारोबारी ने सुसाइड करने की कोशिश की, क्योंकि उसको जीएसटी लगातार इतना, जीएसटी का जो प्रेशर था वो इतना था कि बेहद ज्यादा शर्मनाक है कि वो उसका जीएसटी भरना मौत के बराबर हो गया। बजट तो पास किया जाता है, लेकिन उस बजट में आम आदमी के लिए क्या होता है वो समझाना भूल जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जिस तरीके से संसद में नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस पार्टी की कमियां गिनवा रहे थे, शायद वो एक खूबी अपनी पार्टी की गिनवाते तो शायद इस उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव की उम्मीद नजर आती। जिस तरीके से वो
गांधी परिवार को टारगेट कर उनकी पिछले 7 सालों में की जिम्मेदार, आर्थिक जिम्मेदार ये, बेरोजगारी के जिम्मेदार ये, भ्रष्टाचार के जिम्मेदार ये। तो आप सत्ता में 6 सालों से थे, तो आपने क्या बदलाव किया? आपने सिर्फ धार्मिक दंगे किए, जातीय दंगे किए, आर्थिक तंगी से आकर लोग सुसाइड कर रहे हैं, और इसका हिसाब हमारे नरेंद्र मोदी जी नहीं देंगे और इसका जिम्मेदार ठहराएंगे नेहरू परिवार को। ये स्थिति हो गई है हमारे देश की। आज फेज 1 का चुनाव शुरू हो चुका है और चुनाव से पहले ही उसके घोटाले हमारे सामने आने शुरू हो गए हैं। किस तरीके से ईवीएम 2 घंटे के लिए बंद हो जाता है, तकनीकी खराबी आ जाती है, अचानक से तकनीकी खराबी आ जाती है, चुनावी रैलियों के टाइम मौसम खराब हो जाता है। सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ ही क्यों होता है? ये बेहद ज्यादा शर्मनाक है। आप देख सकते हैं देश की तस्वीरें क्या हो गई हैं। हिजाब को लेकर महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, स्कूलों से ताले लग गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, महिलाओं को लिए लगातार बलात्कार होते जा रहे हैं। इस पर कोई बात नहीं करेगा, लेकिन एक अधिकार है आपके हाथ में, वोट का। अब वोट कीजिए सोच समझकर। आपके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जरूरी है। आपके आने वाले बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य जरूरी है, ना कि धर्म की राजनीति करना। ना मंदिर से आपको कुछ मिलेगा, ना मस्जिद से आपको मिलेगा, और ना ही हिजाब की राजनीति करने से आपको कुछ मिलेगा। जो बने एक धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो बैठकर डिबेट करते हैं कि हिजाब पहनकर महिलाएं नहीं जा सकती, तो वो सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके इन्फ्लुएंस में आके आम आदमी अपने पड़ोसी से दंगा कर लेता है, अपने पड़ोसी के खिलाफ उतर जाता है सड़कों पे। लेकिन आपके जब काम आएगा तो सबसे पहले आपके पड़ोसी ही आएंगे, ना कि सरकार, ना कि प्रशासन, ना कि कानून व्यवस्था, क्योंकि वहां पे सिर्फ एकमात्र जाति के लोग हैं, एकमात्र जाति के लोगों का कब्जा है। आपको तय करना है अपने वोट के आधार पे कि आपके बच्चे के लिए, आपके लिए, आपके पड़ोसी के लिए, आपके देश के लिए क्या जरूरी है। इन सब चीजों को लेके आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय जो है वो बेहद जरूरी है। क्योंकि हम जो आपको बातें बता रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चोट करना चाहिए आपके जहन में और आपके दिलों में। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।